उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है। कहने को तो ये हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन है, मगर अमृतकाल में तमाम संवैधानिक संस्थाओं और पूरा सिस्टम कहां से निर्देश लेता है, कहां निर्देश देता है, ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। मगर हम सब आज उस पर बात नहीं करेंगे, हम बात उस आदेश की करेंगे जो योगी सत्ता ने दिया है। वो आदेश है जाति को लेकर, पुलिस रिकॉर्ड, सार्वजनिक स्थानों और रैलियों में जातिगत उल्लेखों पर प्रतिबंध को लेकर। यानी गाड़ी पे जाति वाला स्टिकर नहीं लगा सकते, जाति के नाम पर रैली नहीं कर सकते और रैली में जाति का नाम नहीं ले सकते, और पुलिस के रिकॉर्ड में भी जाति नहीं लिखी जाएगी। अब इसे लेकर SC/ST समुदाय के भीतर भयंकर संशय पैदा हो गया है। जातिगत भेदभाव को लेकर उन्हें जो विशेष पावर दी गई है, कहीं उसको कमजोर तो नहीं कर दिया जाएगा? उसका क्या होगा? इस मामले पर हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। हम देखेंगे कि इस आदेश के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे दुरुपयोग हो सकता है, अमृतकाल में सत्ता में बैठे लोग कैसे इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। मगर एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या ये यूपी में अखिलेश यादव के PDA का डर तो नहीं है? आखिर जो भाजपा गठबंधन बनाने से लेकर टिकट बंटवारे तक, मुख्यमंत्री बनाने से लेकर मंत्री बनाने तक, राज्य से लेकर केंद्र तक और यहां तक कि राष्ट्रपति बनाने तक में जाति का ख्याल करती है और बार बार उसे भुनाने की कोशिश करती है, वो भाजपा यदि जातिवाद से लड़ने की बात करे और फैसला ले तो संदेश पैदा होना वाजिब है। इस वीडियो में हम इस आदेश के पॉजिटिव नेगेटिव सारे पहलुओं को देखेंगे। आपको लग रहा होगा कि अगर जाति के नाम पर रैली और रैली में जाति नहीं होगी तो भाजपा भी तो नहीं कर पाएगी। इस सवाल का जवाब भी मिलेगा, बस टकटकी लगाकर देखते जाइए। मसला बड़ा गंभीर है, क्योंकि जब देश भर में विपक्षी गठबंधन जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, उसी बीच देश के सबसे बड़े राज्य जहां की राजनीति के 4 में से 3 पहिए जाति में ही घुसे नजर आते हैं, यह आदेश बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। सवाल यह भी है कि कहीं जातिगत जनगणना की मांग को दबाने के लिए तो ये नहीं किया गया। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में एक ऐसा आदेश निकाला है जिस पर पूरे देश की नजर है और जिसे समर्थक ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं और आलोचक ऊपरी सजावट। और ये आदेश है कि अब पुलिस की FIR में, गिरफ्तारी ज्ञापन में, पुलिस नोटिस बोर्ड और सार्वजनिक दस्तावेजों में किसी भी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। पहचान के लिए माता पिता का नाम इस्तेमाल होगा। गाड़ियों पर जाति लिखकर घूमना अपराध माना जाएगा। कॉलोनियों और कस्बों में लगे जाति आधारित बोर्ड हटेंगे और सबसे बड़ी बात कि जाति आधारित राजनीतिक रैलियां भी प्रतिबंधित कर दी जाएंगी, यानी रोक दी जाएंगी। यानी अब कोई नेता खुले मंच से हमारी जाति जिंदाबाद का नारा नहीं लगा पाएगा। सरकार का दावा है कि यह आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में है, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि जातिगत महिमा मंडन न केवल असंवैधानिक है बल्कि ये राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। कोर्ट का तर्क था कि अगर आप हर कागज पर किसी की जाति दर्ज करेंगे तो ये वस्तुनिष्ठ जांच नहीं बल्कि प्रोफाइलिंग कहलाएगी और ये प्रोफाइलिंग सामाजिक पूर्वाग्रहों को मजबूत करती है। अब सरकार कह रही है कि ये फैसला संविधान की आत्मा यानी समानता के मूल सिद्धांत की रक्षा के लिए है और आदेश में 10 सूत्रीय दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनमें साफ कहा गया है कि CCTNS यानी अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जाति का कॉलम हटा दिया जाएगा। माता का नाम पहचान में जोड़ा जाएगा। जब तक सिस्टम बदले नहीं तब तक जाति वाला कॉलम खाली छोड़ना होगा। पुलिस स्टेशनों के नोटिस बोर्ड पर जाति से जुड़ा कोई कॉलम नहीं रहेगा। गिरफ्तारी और जब्ती के कागजात में जाति का जिक्र नहीं होगा। गाड़ियों पर जाति लिखने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। कॉलोनियों और जिलों में फला फला जाति की बस्ती वाले साइन बोर्ड हटाए जाएंगे और IT नियम 2021 के तहत सोशल मीडिया पर भी जातिगत महिमा मंडन या घृणा फैलाने वालों पर निगरानी होगी। यानी आदेश सिर्फ कागजी नहीं बल्कि सड़क और साइबर दोनों जगह लागू होगा। अब सरकार कह रही है कि सिर्फ वही मामले अपवाद होंगे जहां कानून खुद कहता है कि जाति दर्ज करना जरूरी है, जैसे SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले। यहां एक बात तो एकदम सीधी सादी लगती है कि भाई वाह, बहुत अच्छा किया सरकार ने, अब कागजों से जाति गायब कर दो और समाज में बराबरी आ जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जातिवाद सिर्फ कागज में दर्ज कॉलम से पनपता है या ये हमारी रोजमर्रा की मानसिकता है, हमारी बोलचाल, हमारे व्यवहार और हमारी राजनीति में गहराई तक बैठा हुआ है। सवाल यह है कि क्या ये भी राजनीतिक कदम है? यानी एक आदेश सुनने में जितना क्रांतिकारी लगता है असल में जमीन पर उतना आसान है नहीं। लेकिन पहले हम इसके अच्छे पहलुओं को देखें तो साफ है कि इस आदेश के बाद अब पुलिस रिकॉर्ड्स में जातिगत प्रोफाइलिंग कम होगी। पहले जब कोई FIR दर्ज होती थी और उसमें जाति लिख दी जाती थी तो जांच अधिकारी के दिमाग में अनजाने ही पूर्वाग्रह पैदा हो सकता था। अब ये कम से कम कागजी स्तर पर हो सकता है रुक जाए,
गाड़ियों पर जो लोग अपनी जाति का झंडा फहराते थे और इससे एक तरह का दिखावा करते थे उस पर रोक लगेगी। इससे सड़कों पर थोड़ी बराबरी का माहौल दिख सकता है और राजनीतिक रैलियों में जो जातिगत गोलबंदी का खेल होता था उस पर लगाम लग सकती है। वरना हर चुनाव में ये देखा जाता है कि कैसे एक जाति के लोग एक मंच पर खड़े होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं और बाकी को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश करते हैं, ललकारते हैं। तो इस नजरिए से यह आदेश संविधान की उस भावना को मजबूत कर सकता है जो कहती है कि सभी नागरिक समान हैं, चाहे उनका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। और अगर इसे सही से लागू किया गया तो यह समाज में एक संदेश देगा कि सरकार जातिवाद को गंभीरता से ले रही है। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या यह आदेश व्यवहार में उतना असरदार होगा जितना कागज पर दिख रहा है, क्योंकि जातिवाद सिर्फ एफआईआर या गाड़ी के स्टिकर से तो नहीं मिटेगा। गांव-गांव में आज भी किसी को पानी पिलाने से लेकर किसी के घर में घुसने तक जाति देखी जाती है, दरवाजे पर बिठाने तक में जाति देखी जाती है और शहरों में भी रिश्तों, नौकरियों और यहाँ तक कि राजनीति जाति की गणित पर ही टिकी हुई है, हर जगह मौजूद है। तो यह आदेश समाज की गहरी बीमारी का सतही इलाज भर दिखता है, कितना होगा ये समय बताएगा। पर आदेश का एक बड़ा फायदा ये भी है कि इससे सामाजिक माहौल में जातिगत दिखावे का दबाव घट सकता है। बहुत लोग गाड़ियों पर, दुकान पर और रैलियों में सिर्फ इसलिए जाति दिखाते हैं ताकि अपनी ताकत का एहसास करवा सकें। अब उन पर कानूनी रोक लगेगी तो उनका यह दिखावा कमजोर होगा और पुलिस की कार्रवाई में भी अगर निष्पक्षता आई तो एक आम आदमी को लगेगा कि उसके साथ बिना जाति देखे बर्ताव किया जा रहा है। अदालत ने भी यही कहा कि जाति दर्ज करना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है और ये राष्ट्र विरोधी सोच को बढ़ावा देता है। यानी अगर संविधान की आत्मा को जिंदा रखना है तो जातिगत उल्लेख खत्म करना जरूरी है। और सच कहें तो आजादी के 75 साल बाद ये कदम उठाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि भारत अगर सच में आधुनिक और बराबरी वाला समाज बनना चाहता है तो सबसे पहले कागजों से ही जाति की जंजीरें काटनी होंगी। और यही इस आदेश की असली ताकत है कि यह संविधान के बराबरी वाले वादे को कम से कम औपचारिक स्तर पर लागू करता है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या सरकार इसे निष्पक्षता से लागू करेगी या इसे भी राजनीति का औजार बना देगी, या फिर औजार बनाकर ही लाया गया है। यूपी सरकार का ये आदेश सुनने में जितना अच्छा लगता है, जमीनी हकीकत में उसके नुकसान और सीमाएं उतनी ही बड़ी हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कागज पर जाति का कॉलम हटा दिया गया या गाड़ी से जाति वाला स्टिकर उतार दिया गया, बल्कि सवाल ये है कि क्या इससे सचमुच समाज में जातिवाद खत्म हो जाएगा। और यहीं से इसकी असली आलोचना शुरू होती है। क्योंकि अगर हम ध्यान दें तो जातिवाद खाली दस्तावेजों में नहीं है, दिमागों और व्यवहार में गहराई से बैठा हुआ है। और जब तक दिमाग नहीं बदलते तब तक सिर्फ कागजी सुधार दिखावा भर रह जाता है। आप खुद सोचिए, एफआईआर में जाति नहीं लिखी जाएगी, ये अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी दलित परिवार पर हमला हुआ और पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज की तो बिना जाति का जिक्र किए ये हमला साधारण झगड़े की तरह कर लिया जाएगा। हालांकि इसको अपवाद में रखा गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो जाए और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाने से पुलिस बच सकती है। एक सवाल ये भी है कि मान लीजिए किसी एक जाति के लोग अपराध में बहुत ज्यादा संलिप्त हैं तो वो भी बदनामी से बचेंगे, पहचान नहीं होगी कि फलाना जाति के लोग बहुत ज्यादा अपराध में शामिल हैं। यानी ये आदेश कहीं पीड़ित की आवाज को दबाने का औजार तो नहीं बन जाएगा। और यही इस आदेश का सबसे खतरनाक पहलू है, क्योंकि सरकार कह रही है कि अपवाद लागू होंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर थाने का दरोगा अपवाद कैसे लागू करेगा ये उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। दूसरी समस्या ये है कि पहचान के लिए माता पिता का नाम इस्तेमाल करना व्यवहारिक रूप से आसान तो नहीं है। भारत में लाखों लोगों के दस्तावेजों के नाम अलग अलग तरह से दर्ज होते हैं। कभी पिता का नाम छोटा लिखा है, कभी उपनाम अलग है और कभी शादी के बाद महिलाओं का नाम बदल जाता है। अब अगर पुलिस केवल माता पिता के नाम के आधार पर पहचान दर्ज करेगी तो एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग पहचान भी बन सकती है या फिर निर्दोष को फंसाया जा सकता है। अदालत में नाम को लेकर नया बवाल शुरू हो जाएगा। यानी अपराध रोकने की बजाय प्रशासन उलझन में पड़ सकता है। तीसरी समस्या है राजनीति में इसका दुरुपयोग। मान लीजिए विपक्षी पार्टी किसी रैली में जाती है और भीड़ इकट्ठा करती है तो सरकार कह सकती है कि ये तो जातिगत गोलबंदी है और रैली को गैर कानूनी घोषित कर दी जाएगी, नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन वही चीज अगर सत्ताधारी दल करे तो उसे सामाजिक जागरूकता अभियान कहेंगे। एक आसान उदाहरण याद करिए, एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से जब शादी कर लेता है, दोनों प्रेम विवाह करते हैं तो उसे जबरदस्ती वाला धर्मांतरण कह दिया जाता है और कितना विवाद होता है। मगर वहीं जब उल्टा होता है तो फिर ताली बजाई जाती है, लहकाया जाता है कि हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को बहकाएं। इस तरह की बातें सामने आती हैं। दूसरा मामला ये है, धर्मांतरण को अगर हम देखें तो कैसे मुसलमानों को हिंदू बनाने को लेकर कहा जाता है कि घर वापसी हो रही है। यानी नियम एक ही है,
उनके लिए अलग हो जाएगा और इनके लिए अलग हो जाएगा। जो बनाने वाले हैं वो अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ लेंगे और फिर रोकेगा कौन, टोकेगा कौन? यानी नियम का इस्तेमाल होगा भी तो चुनिंदा तरीके से। और भारत में यही सबसे बड़ा खतरा है कि कानून सब पर बराबरी से लागू नहीं होता, बल्कि सत्ता के हिसाब से होता है। और यहीं पर याद दिला दें, अदालतें भी लोगों की जेब की साइज और जेब में भरा हुआ रुपया देखकर, उनकी हैसियत देखकर, उनकी माली हालत देखकर फैसला देती है। यकीन नहीं होता तो बड़का सेठ के बेटवा का मामला याद करिए। वंतारा वाला केस 20 दिन में सब फाइनल हो गया और इसी देश में 5-5 साल से उमर खालिद जैसे कितने ही नौजवान जेलों में बंद हैं, सुनवाई तक नहीं हुई। चौथा नुकसान ये है कि जातिवाद केवल स्टिकर और बोर्ड से नहीं मिटता। गांव में अब भी पानी पिलाने से लेकर शव यात्रा तक जाति देखी जाती है। शादियों में आज भी हमारी जात का होना चाहिए, ये सबसे बड़ा मापदंड है। काबिलियत क्या है, वो किस तरह से परिवार को संभालेगा, ये देखने की बजाय पहले जाति देख ली जाती है। तो ये आदेश केवल सतही नजर आता है। व्यंग में कहें तो ये वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर मरीज को कैंसर होने पर कहे कि तुम्हारे चेहरे का पिंपल हटा देते हैं, तुम ठीक हो जाओगे। अब सोचिए, समाज में जातिवाद की बीमारी हजारों साल से है और सरकार कह रही है कि नोटिस बोर्ड से कॉलम हटा दो तो बीमारी हट जाएगी। पांचवा नुकसान ये है कि इस आदेश से झूठे आरोप भी लग सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ी पर अपने नाम का स्टिकर लगाए, लेकिन किसी को लगे कि इसमें जाति छिपी है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। यानी निर्दोष को परेशान करने का रास्ता भी खुल सकता है। और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की तो बात है मत पूछिए। सरकार कह रही है कि आईटी नियम 2021 के तहत जाति आधारित नफरत या महिमा मंडन पर कार्रवाई होगी, लेकिन असलियत यह है कि इसका इस्तेमाल विपक्ष की आलोचना दबाने के लिए किया जा सकता है। कोई पत्रकार अगर जातिवादी भेदभाव की रिपोर्ट करे तो सरकार कह सकती है कि जाति का महिमा मंडन कर रहा है और उसे चुप कराने की कोशिश हो सकती है। यानी आदेश का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है अगर इसे ईमानदारी से लागू न किया गया तो। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सरकार यह सब इसलिए कर रही है ताकि दिखा सके कि वह जातिवाद के खिलाफ है, लेकिन यह सच है कि चुनाव राजनीति में जाति सबसे बड़ा हथियार है। हर चुनाव में टिकट बांटने से लेकर गठबंधन बनाने तक सारा खेल जातिगत समीकरणों पर चलता है। और इसी भाजपा को याद करिए, उत्तर प्रदेश में ही याद करिए, जब किसी नेता के साथ गठबंधन होता है, भाजपाई लोग करते हैं तो गिनवाते हैं कि देखिए फला फला जाति के लोग हमारे साथ हो गए। बाकायदा वोटरों की भी गिनती होती है, किस क्षेत्र में किस जाति के ज्यादा लोग हैं, फला जाति के फला आदमी को लड़ाओ, इतना जाति का वोट काटेगा। यानी कुल मिलाकर जाति आधारित ही राजनीति है और वहीं पर कागजों में इस तरह से जाति को हटाने की बात हो रही है। तो सवाल उठता है कि जब देश में चौतरफा जाति जनगणना की बात हो रही है तब जनता को ये कहा जाना कि जाति भूल जाओ, यहाँ पर जाति मत लिखो, ये तो वैसा ही है जैसे कोई शराब बेचने वाला कहे कि शराब पीना पाप है। यानी डबल स्टैंडर्ड साफ है। और इस आदेश का एक और खतरा है डेटा मैनिपुलेशन। सरकार अगर हर रिपोर्ट से जाति का जिक्र हटा दे तो वो बाद में ये दावा कर सकती है कि देखिए जातिगत अपराध घट गए। यानी पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति के लोग ज़्यादा अपराध के शिकार हैं, किस जाति के लोग ज़्यादा अपराध कर रहे हैं। जबकि असलियत ये होगी कि अपराध वही है, लेकिन उन्हें साधारण अपराध बताकर दर्ज किया जा रहा है। यानी आंकड़ों से खेलकर जातिवाद को अदृश्य बना दिया जाएगा। इस आदेश का एक और नुकसान ये है कि आम जनता में ये भ्रम फैलेगा कि जातिवाद खत्म हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि मानसिकता में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। लोग अब भी मोहल्लों में, दफ्तरों में, यहाँ तक कि मंदिरों में भी जात पूछते हैं और कुछ जाति के लोगों को घुसने नहीं दिया जाता है, मारपीट के बाहर कर दिया जाता है। विपक्ष ने भी इसको लेकर यही सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने पूछा है कि मन से जातिगत पूर्वाग्रह कैसे मिटेगा। कपड़ों, प्रतीकों और नाम से पहले जो जाति पूछने की आदत है उसे कौन बदलेगा। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि जब तक शिक्षा और सामाजिक सुधार नहीं होंगे आदेश केवल दिखावा रहेगा। अब सोचिए, अगर किसी गांव में आज भी किसी को कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाता तो पुलिस का आदेश वहां क्या असर करेगा। अगर किसी स्कूल में आज भी बच्चों को उनकी जाति के आधार पर बिठाया जाता है तो वो आदेश कहाँ काम करेगा। यानी नुकसान यही है कि ये आदेश गहरी समस्या को सतही उपाय से ढक रहा है। और इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह आदेश असली जातिवाद पर चोट करने की बजाय केवल उसका मेकअप बदल रहा है। यानी बीमारी वही है, सिर्फ दर्पण में चेहरा अच्छा दिख रहा है। और यही सबसे बड़ी आलोचना है। और आसान भाषा में कहें तो मोबाइल फोन में जो फिल्टर होता है ना, जो चेहरे के दाग धब्बे और कलर को छिपा देता है, आपको सीता से गीता बना देता है, ये वही है। लेकिन हकीकत कुछ और होती है। और यही सबसे बड़ी आलोचना है कि सरकार संविधान का हवाला देकर केवल कागज पर सुधार कर रही है, लेकिन समाज को बदलने की उसकी नीति दिखती नहीं है, और खासकर बीजेपी की। इसलिए
इसलिए ये आदेश जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही व्यवहार में खतरनाक भी हो सकता है अगर इसे निष्पक्ष और ईमानदारी से लागू नहीं किया गया तो। अब बात करते हैं इस आदेश के उस पहलू की जिसे सरकार तो कभी उजागर नहीं करेगी, लेकिन पत्रकारिता का धर्म है कि उसे सामने रखा जाए, और वो है इस आदेश का दुरुपयोग। क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे देश में कोई भी कानून सिर्फ उतना ही अच्छा होता है जितनी ईमानदारी से उसे लागू किया जाता है, और अक्सर होता यह है कि अच्छे इरादे वाला कानून भी सत्ताधारी वर्ग के लिए एक हथियार बन जाता है। अब सोचिए, यूपी सरकार कह रही है कि जाति का जिक्र पुलिस दस्तावेज में नहीं होगा। यह सुनने में अच्छा है, लेकिन व्यवहार में यही चीज पीड़ितों के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। मान लीजिए किसी दलित पर हमला हुआ और पुलिस ने एफआईआर में जाति का जिक्र नहीं किया तो केस साधारण मारपीट बन जाएगा और SC/ST एक्ट की धाराएं लगने से बच जाएंगी। यानी इस आदेश के नाम पर असल में उत्पीड़न को दबाने का काम हो सकता है। हालांकि इसमें अपवाद कहा गया है कि यह अपवाद रहेगा, यहां जाति का जिक्र होगा, लेकिन ये कौन करेगा? वही थाने में बैठा अफसर ना, जो सरकार का है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा दुरुपयोग राजनीति में होगा। मान लीजिए विपक्षी पार्टी कोई सभा करती है और उसमें एक ही जाति के लोग ज्यादा संख्या में पहुंच जाते हैं। सरकार कह सकती है कि ये जातिगत रैली है, इसको रोको, गैर कानूनी है, जबकि सत्ताधारी दल वही काम चौड़े से करेगा। यानी आदेश एक तरफा डंडे की तरह इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं समाधान की, तो सबसे पहला उपाय यही हो सकता है कि सरकार एक पारदर्शी SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया बनाए, जिसमें साफ लिखा हो कि किन मामलों में जाति दर्ज करनी है और किन में नहीं। दूसरा उपाय यह है कि SC/ST एक्ट जैसे मामलों के लिए अलग और सुरक्षित रिकॉर्ड रखा जाए ताकि पीड़ित को न्याय से वंचित न होना पड़े। तीसरा उपाय यह है कि जाति डेटा को पूरी तरह से मिटाने की बजाय उसे सुरक्षित डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाए, उस तक केवल अदालत या अधिकार प्राप्त निकाय ही पहुंच सकें। अगला उपाय यह भी हो सकता है कि आदेश के पालन की निगरानी स्वतंत्र निकाय करे, जैसे मानवाधिकार आयोग या नागरिक समाज की समितियां करें, ताकि सरकार इसका पक्षपाती इस्तेमाल न कर सके। पांचवा उपाय यह भी हो सकता है कि पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों को संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना। ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि कानून बदलने से ज्यादा जरूरी है मानसिकता बदलना। छठा उपाय यह है कि जनता को बताया जाए कि आदेश क्यों आया है और इसका असली मकसद क्या है, वरना लोग इसे अपनी पहचान पर हमला मान सकते हैं और विरोध कर सकते हैं। सातवां उपाय तकनीकी पहचान प्रणाली का विकास है, जैसे आधार या बायोमेट्रिक के जरिए पहचान सुनिश्चित करना, ताकि माता पिता के नाम में अंतर होने से किसी की पहचान गलत दर्ज न हो। मगर सवाल यह है कि जो सरकारें पुलिस थानों में अब तक चालू हालत में CCTV हर जगह लागू नहीं लगवा पाई, जो लगा भी है वो खाली टुकुर टुकुर ताकता है, देख नहीं पाता है, वो सरकारें बायोमेट्रिक या आधार आधारित चीजें कैसे करेंगी। आठवां उपाय यह भी हो सकता है कि अगर किसी को इस आदेश के कारण अन्याय हुआ तो उसके लिए एक तेज और पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि आदेश सिर्फ दिखावा है और इससे नुकसान ज्यादा है। और सबसे बड़ा समाधान तो यही है कि सरकार केवल कागजी सुधार पर न रुके, बल्कि शिक्षा, सामाजिक सुधार और जागरूकता के जरिए लोगों की मानसिकता बदले, क्योंकि जातिवाद मन से मिटेगा, कागज से नहीं। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आदेश चाहे कितना भी लंबा चौड़ा दे दीजिए, वो केवल एक राजनीतिक घोषणा पत्र रहेगा। क्योंकि अगर जातिवाद सचमुच स्टिकर और बोर्ड से मिटता होता तो अब तक भारत जाति विहीन स्वर्ग बन चुका होता। लेकिन हकीकत यह है कि जातिवाद हमारी राजनीति का ऑक्सीजन है, हमारी नौकरशाही की नींव है और हमारे समाज की आदत बन चुकी है। इसे बदलने के लिए केवल आदेश नहीं, बल्कि एक लंबी सामाजिक क्रांति होनी चाहिए। और अगर सरकार सच में गंभीर है तो उसे यह आदेश पारदर्शिता, ईमानदारी और संवेदनशीलता से लागू करना होगा, सिर्फ दिखावे के लिए और राजनीतिक स्टंटबाजी के लिए नहीं, वरना यह भी उसी तरह किताबों में रह जाएगा जैसे कई आदर्श कानून रहते हैं, अच्छे सुनाई देते हैं, लेकिन जमीन पर जनता पूछती ही रह जाती है कि बदलाव कहाँ है।